हेलो बच्चों। तो बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से डाइल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है वो होता है किसके ऊपर, कंडक्टेंस के ऊपर। हमने उसमें क्या देखा था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अगर हम किसी सिस्टम को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो इससे क्या होगा, या फिर मैं ये बोल देता हूँ कि कंसंट्रेशन को मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो उनके बीच में जो गैप था वो गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ रहे हो बातें, जिसके कारण कंडक्टेंस भी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी किसी नॉर्मल कंडक्टेंस के बारे में, कि किसी भी सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है अगर मैं क्या करता हूँ, उसको डाइल्यूट करता हूँ। तो आई होप आपको वो तो क्लियर होगा कि हम कैसे डाइल्यूशन के इफेक्ट को समझ सकते हैं, कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है किसके ऊपर, कंडक्टेंस के ऊपर। अगर आप सिस्टम को डाइल्यूट करते हो तो उसका कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। वो क्या था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पहले ही क्या होते हैं, मैक्सिमम जो कंडक्टेंस होती है वो बन चुकी होती है या थोड़ी बहुत कमी होती है। डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, लेकिन वहीं पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कंडक्टेंस होती है वो पहले काफ़ी क्या होती है, कम थी। तो अगर अब हम क्या करते हैं, इसे डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप वो सब बातें जो हैं वो आपको क्लियर हैं कि हमने किस प्रकार से देखा था, उन चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से किया भी था। और जब भी मैं आज करूँगा तो दोबारा आपको बता दिया जाएगा फिर से एक बार कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि हमें इफेक्ट देखना है डाइल्यूशन का ऑन किसके ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एंड आफ्टर दैट हमें पढ़ना है कंडक्टेंस, दैट मीन्स की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर। तो हमें क्या करना है बच्चों आज, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन किसके ऊपर, कप्पा के ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर। क्लियर है बच्चों बातें, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। अलग से टॉपिक ऐड कर लेना। ये क्या है हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, और हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को इसको किस प्रकार से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, हमें ये देखना है। मैंने बच्चों कल आपको बताया था हमारी पिछली वीडियो के अंदर कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब था कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोला हमने, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या था कि आप उसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या कर देते हो, बहुत ज़्यादा कर देते हो। इसलिए हम अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो उसको लिखा जाता है कैप नोट एम से। किससे लिखते हैं, कैप नोट एम से। इसका मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन कब, जब इसको इनफाइनाइटली क्या कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। और एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया, कोलरोच के लॉ के द्वारा भी और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ली गई कि अगर मुझे क्या करना है, किसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को मेजर करना है तो उसको मैं किस में, या तो कैप एम में या कैप नोट एम में क्या करने वाला था, मेजर। मतलब कि इनफाइनाइटली जो सॉल्यूशन क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं निकलता, और ना ही हम उनके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। मतलब हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो किस पर बेस्ड होता है, मोलर कंडक्टिविटी पर। तो जब भी कोई सिस्टम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट होता है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आई बात है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या था, जब वहाँ पर क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलाइट बहुत बहुत क्या था, कम था। तो मैं बोल सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल किसके हो जाता है, ज़ीरो के। कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होता है, ज़ीरो के हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। समझ रहे हो बातें। तो बात यह है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो देखिए बच्चों, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte, the limiting molar conductivity of an electrolyte is the conductance, is the conductivity of volume of is the conductivity when the concentration approaches to zero. जीरो और इक्वल टू किसके होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके होती है, जीरो के। मतलब जब कंसंट्रेशन क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है उस वॉल्यूम की, द कंडक्टिविटी एट द वॉल्यूम व्हेन द कंसंट्रेशन किसकी तरफ अप्रोच करता है, जीरो की तरफ, उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस को क्या कहा जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। और क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कैप नोट एम से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। समझ रहे हो बात, ये किससे डिनोट करते हैं इसको अपन, कैप नोट एम से। लेकिन बात ये है कि ये अलग अलग थी किसके लिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक किसके लिए थी हमारे पास, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के। हालांकि मैं ये कंसेप्ट आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूं। मैंने अब तक बताया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। हम इसको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब क्या हुआ कि एक मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो मान लीजिए कि कंसंट्रेशन है और इधर हमारे पास क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। अब जब कंसंट्रेशन मान लो कि कितना था, 1 था, उस समय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 0.1 था। जब 2 था तो मान लो 0.2 था, तब 3 था तो 0.2 था या 2.3 हो गया। जब 4 कंसंट्रेशन को किया मैंने मोल पर लीटर को, एट दैट टाइम मान लो कि वो 0.31 हो गया। अब ऐसा हुआ कि 5 के ऊपर भी 0.32, 6 पर भी 0.32, 7 पर भी क्या 0.32। कुछ समझ में आ रही है बातें, मतलब कंसंट्रेशन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा था। अब वो देख लेना ऑर्डर, हालांकि इंक्रीजिंग लिख दिया मैंने। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब सॉल्यूशन अब क्या हो चुका है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो चुका है। अब मैंने ये बताया था कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट का मतलब ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा पानी, वो कोरेस्पोंडेंस लिया जाता है, रिस्पेक्टिव लिया जाता है। मतलब कि एक ऐसा टाइम आएगा जब मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर डाइल्यूशन का क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब मैं उसे क्या बोलूँगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलूँगा। समझ रहे हो बात ये, मतलब वो कंडक्टेंस, वो कंडक्टिविटी जिसके ऊपर वॉल्यूम के चेंज करने का, कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उसे कहा जाता है। क्लियर है बच्चों बातें। तो अब हमने देखा कि एक था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हमारे पास क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं स्ट्रॉन्ग के बारे में बहुत बातें बता चुका हूँ कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वो मैक्सिमम क्या करता है, स्टार्टिंग के अंदर भी अगर हम इसके कंसंट्रेशन की बात करें तो √C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से इसके कंडक्टेंस को चेक किया जाता है। इधर हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी, इधर हमारे पास क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन है। ऐसा ही कुछ इसमें होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को भी मैं बनाता हूं तो कंसंट्रेशन और इधर क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन जब कोई कंसंट्रेशन C था, उस C कंसंट्रेशन के ऊपर इसका कुछ ना कुछ क्या था, कंडक्टेंस था। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, कम करोगे, मतलब डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को, कंडक्टेंस कुछ इस प्रकार से आएगा, इतना कि इंक्रीज होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब थोड़ा ही होगा, इतना का होगा, इतना तो पहले ही था। समझ रहे हो। तो ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कारण मैंने बताए थे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता था। इसका मतलब ये क्या होता है, जीरो की तरफ प्लॉट नहीं होता, ये जीरो की तरफ होता है। रीजन, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन को ऑलमोस्ट क्या किया जा सकता है, जीरो किया जा सकता है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जीरो नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ज़्यादा वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि डाइल्यूट करने पर वो 0.32 है, इसमें ऐसा नहीं होगा, वो 0.325 हो जाएगा, फिर अगली बार 0.328 हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, उसका कंडक्टेंस बढ़ता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। इसका मतलब जब तक बढ़ता रहा तो मैं तो उसे क्या कर पाया, डाइल्यूट नहीं कर पाया इनफाइनाइटली, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को क्या नहीं कर पाया, जीरो नहीं कर पाया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो जीरो तक एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वहाँ तक बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। उसका रीज़न क्या था, वो ये था
क्योंकि वो इन्फाइनाइटली डाइल्यूट आपको करना पड़ेगा और वो जल्दी से इन्फाइनाइटली डाइल्यूट होता नहीं है एज कंपेरिजन किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तो आई होप ये क्लियर होगा। हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो किसके बारे में था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बारे में। ठीक है ना बच्चों, कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले मैंने बात की कप्पा के बारे में। क्या होता है कप्पा? कप्पा होता है कंडक्टेंस, है कि नहीं, कंडक्टिविटी किसकी, ऑफ 1 ml की। क्लियर बात है कि 1 ml की कंडक्टिविटी को कप्पा कहा जाता है, मैं बता चुका हूं बात पहले ही। तो अगर 1 ml की कंडक्टिविटी कप्पा है तो इसका मतलब मैं ये बोलूं कंडक्टिविटी किसके कारण है, द आयंस के कारण, आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 ml, विच आर प्रेजेंट इन 1 ml। क्लियर है बात है कि 1 ml में जितने आयन है ना उनके कारण क्या हुई थी, ये कंडक्टेंस हुई थी, या ये कंडक्टिविटी कप्पा जो है उनके कारण बनती है। तो अगर मैं ये बोलूं इफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा बच्चों, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मैं ये बोलूं इफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ रहे हो क्या? मैंने ये बोला कि पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, उतने ही वॉल्यूम के अंदर, 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर। फॉर एग्जांपल ऐसा किया हमने कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और ये इतनी दूर में 1 ml सॉल्यूशन आता है और ये सॉल्यूशन था पोटासियम क्लोराइड का, मतलब यहाँ KCl था बच्चों। और ऐसा हमने देखा कि 1 ml में 2 क्या हैं, KCl के मॉलिक्यूल्स थे। 2 क्या थे, कंपाउंड किसके थे आपके पास, पोटासियम क्लोराइड के। मतलब यहां पर क्या होंगे 2K पॉजिटिव एंड 2 ही क्या होंगे, Cl नेगेटिव। कुछ समझ में आई बात है कि जब क्या था जब क्या था यहां पे 1 ml था तो उसमें 2 क्या थे, आयन थे। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए बच्चों, 4। मतलब ईच ml के अंदर जो हैं वो 4 आयन्स जो थे वो प्रेजेंट थे, 2 कैटायन के और 2 एनायन के। अब आपने सिस्टम को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया और 1 ml को बढ़ा करके मान लीजिए आपने कितना ml कर दिया, टोटल 2 ml का सॉल्यूशन बना दिया। क्या आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, नहीं। उसके पहले कितने थे, 2, तो मतलब आयन तो वहीं पर 2 ही मिलने वाले थे, 4 ही मिलेंगे। लेकिन पहले 1 ml में कितने हुआ करते थे, 2 आयन हुआ करते थे, सॉरी 4 आयन हुआ करते थे। अब 2 ml के अंदर कितने आयन प्रेजेंट हैं, 4 आयन्स प्रेजेंट हैं। क्या क्लियर बात है? 1 ml में कितने हैं बेटा, 2 आयन्स। समझ रहे हो? बस बात खत्म यार यहीं पे। मैंने बोला कंडक्टिविटी 1 ml की उसको कप्पा कहा जाता है। मतलब 1 ml में जितने आयन्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं, कंडक्टिविटी होते हैं, वही कंडक्टिविटी को दिखाते हैं। तो पहले 1 ml में जहां पर 4 आयन्स प्रेजेंट थे, डाइल्यूट करने पर जैसे जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया वैसे वैसे क्या होगा, जैसे ये तो आपने 2 ml किया, अगर मैं यहां पर मान लीजिए 1 ml सॉल्यूशन और ले लेता तो कितना ml होता टोटल मेरे पास, यहां तक 3 ml का सॉल्यूशन। तो मैं क्या बोलता, 3 ml के सॉल्यूशन में पाए जाते हैं 4 आयन। तो 1 ml के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में आपको क्या मिलेंगे, 4/3 आयंस मिलने वाले थे। मतलब लेस देन क्या, इक्वल टू ऑलमोस्ट क्या मिलेंगे, थोड़े से 1 से थोड़े ज़्यादा, लेकिन 2 से तो क्या हो गए, कम हो गए। मतलब जैसे जैसे आप सिस्टम को डाइल्यूट कर रहे हो वैसे वैसे ईच ml के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर हर ml में आयंस का कंसंट्रेशन कम हो गया तो उसकी कप्पा की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि कप्पा किसको शो करता है, 1 ml की कंडक्टिविटी को। समझ रहे हो बात है? तो इसका मतलब ये कि ऑन डाइल्यूशन क्या है यहाँ पे, ऑन डाइल्यूशन, कि जब भी आप सिस्टम को क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, ऑन डाइल्यूशन, ये नोट रखना बात है अच्छे से। ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला बेटा मैंने, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, डिक्रीज। कि जैसे जैसे आपने डाइल्यूट किया हर यूनिट में नंबर ऑफ आयन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले 50 अगर इतने डिब्बे में थे, डिब्बा इतना कर दिया, आयन तो 50 ही हैं, मतलब उतनी दूर में क्या आएंगे, थोड़े
कम आयंस आएंगे, समझ रहे हो। और वो तो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को दिखाता है। इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं बच्चों, डिक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब कप्पा की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है ना बातें, कप्पा की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर आप सिस्टम को क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो। तो बस इतनी सी है इसके अंदर जो कंसेप्ट है कि कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो डाइल्यूशन करने पर आयंस कम हो जाते हैं, ईच वॉल्यूम में आयंस क्या होते हैं, धीरे धीरे कम होते रहते हैं। अब ये 4 आयन जो है वो यहाँ है, एक पोटाशियम यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा, पोटाशियम यहाँ, Cl यहाँ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है ना। मतलब ईच ml में क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है। तो ये कंडक्टेंस जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन सा कंडक्टेंस, कप्पा जो है। क्लियर। लेकिन मुझे बात और करनी है कि इनके बारे में, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। अब तक हमने कौन सा पॉइंट देख लिया कि कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होती है क्या करने पर बेटा, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर। क्लियर। अब मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे आपको कि मोलर कंडक्टिविटी is equals to kappa into volume and equivalent conductivity is equals to kappa into volume। बस बात ये है, equivalent volume था, ये मोलर वॉल्यूम था। क्लियर थी बात है, लेकिन वॉल्यूम तो था। अब मैंने लिखा कि सर ऑन डाइल्यूशन, क्या करने पर, ऑन डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। आप बिल्कुल कि जब भी आप सिस्टम को डाइल्यूट करते हैं तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन एक और भी तो बात है कि ऑन डाइल्यूशन हमने अभी भी देखा कि कप्पा का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, क्या इफेक्ट देखने को पड़ेगा। ऐसा ही इक्विवेलेंट वॉल्यूम में भी है, कप्पा का वैल्यू डिक्रीज एंड वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब कंफ्यूज हो गए कि चलो हमने जो कौन सी थी, कंडक्टिविटी थी ना हमारी स्पेसिफिक, उसके बारे में तो हमने बता दिया कि सर डिक्रीज हो रही है। तो हम अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में कैसे बताएंगे कि वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज, क्योंकि उनका एक फैक्टर जहां पर घट रहा है वहीं पर दूसरा फैक्टर बढ़ भी रहा है, और हमें ये भी नहीं पता कि वो किस रेट से बढ़ रहे हैं और किस रेट से घट रहे हैं। और अगर हमें नहीं पता तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल देखना पड़ेगा। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो V का फैक्टर है, कौन सा फैक्टर, वॉल्यूम जो है, इज मोर डोमिनेंट। वो क्या है बेटा, इज मोर डोमिनेंट, वो ज्यादा प्रभावी है किसके ऊपर, देन किससे, कप्पा की वैल्यू से। मतलब कि अगर मैं बात करूं ना इन चीजों के बारे में कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने से क्या होगा, तो मैंने बोला कि वॉल्यूम बढ़ रहा था और कप्पा क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन मैं जितना वॉल्यूम बढ़ाता हूं उतना कप्पा की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। मतलब वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है, एज कंपेरिजनल किसके, वॉल्यूम के। समझ रहे हो। इसका मतलब आप जब भी चेक करोगे ये फैक्टर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा, और ये फैक्टर आपको क्या मिलेगा बेटा, मतलब ये पोटाश इस बड़ा, कप्पा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, थोड़ी कम मिलेगी। कुछ समझ में आई बात है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, कप्पा की वैल्यू के, एज कंपेरिजनल किसके, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। मतलब आप जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ाते हो, वॉल्यूम जितना बढ़ता है, और खुद भी सोच सकते हैं कि वॉल्यूम को बढ़ाने पर एकदम से इतनी ज्यादा कमी नहीं आती, किसके अंदर नहीं आती, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर। समझ रहे हो। इसका मतलब ऑल ओवर मैं लिख सकता हूं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, नॉट डायरेक्टली वैसे, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी में किसके रहेगी, वॉल्यूम के। तो मतलब क्या होगा इसका, हेंस अगर वॉल्यूम को क्या किया गया है बेटा, इंक्रीज किया गया है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज, एंड आफ्टर दैट उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कुछ पल्ले पड़ी बात है। हमने ये देखा कि अगर आप क्या करते हो, सिस्टम को डाइल्यूट करते हो,
तो डाइल्यूट करने से क्या होता है, डाइल्यूट करने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन वॉल्यूम उतना मतलब कप्पा का वैल्यू जो है वो उतना डिक्रीज नहीं होता जितना वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ये क्या है, ज़्यादा डोमिनेंट प्रभाव होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऑन डाइल्यूशन कप्पा डिक्रीज होता है, ऑन डाइल्यूशन वैल्यू किसका, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो बात है कि डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्लियर है बात। लेकिन वहीं पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रीजन, इसका रीजन तो ये था, ये सिर्फ 1 ml के लिए कंसीडर होती थी, लेकिन वहीं पर ये दोनों होते थे 1 मोल के लिए कि 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, और इसका होता था कि 1 इक्विवेलेंट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। इन दोनों को V वॉल्यूम से मतलब था, 1 ml से नहीं था। समझ रहे हो, ईच ml आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन डाइल्यूशन करने पर तो कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन कंडक्टेंस बढ़ता है ना बेटा। इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ी बढ़ता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर क्या होता है, आयंस कम हो जाते हैं, लेकिन टोटल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ 1 ml प्रीडोमिनेंट था और यहाँ पर क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम जो है वो अपनी डोमिनेंसी को दिखाता है। तो अगर आप क्या करते हो, सिस्टम को डाइल्यूट करते हो, तो उन पर ये दो क्या होने वाले हैं, इफेक्ट होने वाले थे। क्लियर है बच्चों बात? आई होप ये तो इजी काम है, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि कंडक्टिविटी स्पेसिफिक डिक्रीज होता है, रीजन पता होना चाहिए, और आफ्टर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होते हैं। क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास बैटरीज एंड सेल्स को छोड़ करके एक लास्ट टॉपिक बचता है, जो है कोलराच लॉ के बारे में। और ये भी था फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये है क्या और क्यों बनाया गया इस लॉ को। अच्छा, मैंने एक बात बताई आपको कि अगर आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी चेक करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके आयंस कितनी कंडक्टेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ज़रूरी होता है कि सिर्फ कैटायन ही क्या करेंगे, कंडक्टेंस में भाग लेते हैं। कंडक्टिविटी किसके कारण होती है, आयंस दोनों के कारण, चाहे वो एनायन हो चाहे किसके कैटायन हो। क्लियर बात है? तो कोलराच ने सबसे पहली बात दी कि हर एक आयन का खुद का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कंडक्टिविटी को दिखाने में या कंडक्टेंस दिखाने में। मतलब एवरी आयन हैज ए कंट्रीब्यूशन इन द टोटल कंडक्टेंस। टोटल कंडक्टेंस में हर एक आयन का क्या होता है, एक क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना? तो बात ये थी कि अगर कोलराच लॉ की हम बात करें तो ये किसके लिए यूज होता है? सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो पहले से ही कंडक्टेंस मुझे मिला होता है, तो मुझे उसका कंडक्टेंस ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती चेक करने में। थोड़ा सा डाइल्यूट करूँगा, उतना कंडक्टेंस तो हम चेक कर ही लेते हैं, उसका तो हमें पता चल ही जाता है। तो बात है किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कारण, क्योंकि इसमें पहले आयन कम थे और अब आयन क्या बन गए, ज़्यादा। तो कोलराच लॉ जो है वो यूज किया गया है किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को निकालने के लिए, वो भी कौन सी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इन्होंने क्या बोला कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब भी यही था, इज द सम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है बच्चों? इज द सम ऑफ इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटीज, आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस। फॉर एग्जाम्पल मतलब किसके? एनायंस की
एंड कैटायंस की। मतलब क्या था इसका मतलब सिंपल था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो क्या होता है बेटा, वो जोड़ होता है, सम होता है किन का, इंडिविजुअल कंडक्टिविटी का, और किन की, उनके आयंस की। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके इक्वल आएगी, उसकी आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। ये क्या है, आयनिक, लैम्डा जो है वो क्या होता है बच्चों, आयनिक कंडक्टिविटी। लैम्डा क्या होता है, आयनिक कंडक्टिविटी होता है। तो क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जिसमें ये एनायन और कैटायन थे, उनकी कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन प्लस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एनायन की कंडक्टिविटी के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हर एक आयन का खुद का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर आयन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंसी जो है वो वहां पे दिखाता है कंडक्टेंस के अंदर। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि टोटल जो कंडक्टिविटी है वो इन्हीं आयन की कंडक्टिविटी है। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज। क्या होता है, आयनिक कंडक्टिविटी का सम होता है। समझ में आई बात है। मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लीजिए कि आपके पास ये बोला गया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl है, गिवन है। आप क्या बोलोगे बेटा इसको, हम बोलेंगे आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस में क्या बोलेंगे, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब आफ्टर दैट आपने देखा कि ये क्या था आपके पास, यहाँ पे दूसरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। आप इसको बोलोगे कि आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ HCl मतलब H पॉजिटिव प्लस में क्या होगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। एंड आफ्टर दैट आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ली है H2O की, जो है आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस में आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ OH। मैंने आपको ये 3 डाटा दे दिए, काम क्या आता है वो बता रहा हूँ, बाद में देखेंगे सिस्टम दूसरा, कि 3 डाटा दे दिए और पूछ लिया कि व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब क्वेश्चन देखो क्या बना, ये हमें गिवन है, ये वैल्यूज हमें गिवन होगी, ये भी नहीं होगा, और पूछ लेगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनिक कंडक्टिविटी। तो मैंने देखा कि NH4OH है क्या, असल में NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव है। और ये कैसे बनता है, ये ले लिया हमने NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ये ले लिया बेटा हमने क्या, दूसरा जो है वो है आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इसमें NH4 भी है OH भी है, बस क्या कर, HCl नहीं चाहिए, मतलब मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को। अर्थात लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, NH4OH की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ किसका, NH4Cl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, H2O। एंड आफ्टर दैट माइनस क्या करेंगे हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O, सॉरी HCl। तो अगर हम ये करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज मिलती है। क्लियर है बच्चों बातें। रीजन, क्योंकि अगर आप इसे माइनस करते हो तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, ये इन तीनों के ऐड होने से और माइनस करने से क्या बचेगा, ऑफ NH4H इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस में आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ किसका, OH नेगेटिव। क्लियर बात है। तो बस यही तो बताया मैंने आपको कि कोलरोथ्स लॉ क्या करता है, इसने बताया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सम है किसका, आयनिक कंडक्टिविटी का। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स के ऊपर था, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। ठीक है, आप इनको इजीली कर भी सकते हो। जैसे कि पहला जो था वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के मैंने बारे में थोड़ा बहुत बताया, उसमें फिर हमने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। एंड आफ्टर दैट हमने कोलरोथ्स लॉ के बारे में कुछ देख लिया। एप्लीकेशन की बात कर लो कि कुछ ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट
जिनकी कंडक्टिविटी आप चेक ही नहीं कर सकते, मतलब 1, 2, 5, 10 आयन के कारण कंडक्टिविटी है, कैसे निकाल पाओगे? उनकी आयनिक कंडक्टिविटी के कारण, ठीक है ना। तो कोलराज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे लिए कि किसी भी वीक से वीक, और अभी देखा होगा आपने NH4OH की कंडक्टिविटी आप नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, तो आप कैसे मेजर करोगे? कैलकुलेट करके। एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते, कैसे करोगे? कैलकुलेट करके। और कैलकुलेट कैसे की जाती है? इन तरीकों से, मतलब बाकी 2-3 की पता होगी तो हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को क्या कर लेंगे? मेजर कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा जो है वो 3rd चैप्टर के अंदर एक सिंपल सा टॉपिक बचता है, जो है बैटरीज एंड ड्राई सेल्स एंड सेल्स के बारे में, जिसमें लैक्लांचे सेल के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम फ्यूल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि वो 2 वीडियो के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप करते रहिए, इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिए हर एक चीज़ को, क्योंकि जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। NCERT के जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस वैरायटीज़ के क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।